पार्किंग वाले उस लड़के ने लकी को पकड़ तो लिया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी तो वो चौंक गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब गाड़ी खुद लकी की ही थी तो फिर वो उन लोगों से पैसे लेने के बजाय भाग क्यों रहा था। इधर जब ईशान और बाकी के लोगों ने देखा कि वो लड़का लकी को डंडा लगाते लगाते रह गया था तो सब लोग उसके आसपास आकर खड़े हो गए थे। सर, इन्होंने ही आपकी गाड़ी ठोकी है। अगर ये लोग पैसे नहीं देते हैं ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, उसने कहा और लकी की ओर देखने लगा। बाकी लोगों की नजर भी लकी के ऊपर ही टिकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी को सर क्यों बुला रहा था। कहीं वो बड़ी सी गाड़ी लकी की तो नहीं थी। मेरे भाई, तुझे आंखों का धोखा हो गया है। तू जिसे सर समझ रहा है ना वो सर नहीं है। ये आदमी तो अभी तेरे होटल के सामने खड़ा होकर भीख मांग रहा था। ये तो उस गाड़ी के टायर में हवा भी नहीं डलवा सकता है, फिर ये तेरा सर कैसे हो गया? ईशान ने कहा। अरे ऐसे कैसे धोखा हो गया? मैंने खुद इनके हाथ से चाबी लेकर इनकी गाड़ी अंदर पार्क की है। और तुम हवा डलवाने की बात तो मत करो। तुम तो ये बताओ कि सर की जो गाड़ी तुमने ठोकी है उसके पैसों की भरपाई कैसे करोगे? उस लड़के ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा। अरे इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो मैं इनसे पैसे ले लूं। भाई तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ। लकी ने उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। अब क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी इसलिए लकी को लगा कि किसी से भी अब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था। लकी ने गाड़ी की चाबी ली और अपना गाड़ी बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे उस गाड़ी को बाहर निकाल कर लाया। जब बाकी के लोगों ने लकी को उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर देखा तो उनकी आंखों मानो चौंधी आ गई। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो चीयर लीडर टीम की दाई मां समझ रहे थे वो इतनी महंगी लग्जरी कार का मालिक था। बाकी सबके दिल की तो सिर्फ धड़कन ही बढ़ी थी, लेकिन भूमिका को तो लग रहा था कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। उन सबका दिमाग चकरा गया था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लकी चीज क्या था। अभी तो वो यहाँ लोगों से 10 रुपए मांग रहा था और अगले ही पल वो इतनी महंगी गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ फिरा रहा था। लकी जैसा आदमी इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकता था? सबके मन में यही सवाल था। लकी ने हॉर्न बजाया और जैसे ही उसने हॉर्न बजाया सब लोगों के होश ठिकाने आ गए और वो रास्ते से एक ओर हट गए। लकी ने अपनी गाड़ी बाहर निकालकर अदिति के पास ले जाकर खड़ी कर दी। उसने अदिति से कहा और फिर गाड़ी का शीशा उतारा। अदिति की भी हालत बाकी लोगों जैसी ही थी, बस उसे दूसरों की तरह किसी बात की जलन नहीं हो रही थी। चलो आओ अदिति, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, लकी ने अदिति से कहा। मैं? अच्छा ठीक है। अदिति पहले तो थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन उसके बाद वो उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो अदिति थी। उसे लग रहा था कि वो जो भी कर रही थी सही कर रही थी। लकी का साथ देने का उसका डिसीजन बहुत सही था और अब वो गाड़ी में बैठकर भूमिका का खुला मुंह देख रही थी। जैसे ही लकी अदिति को बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने ही वाला था तभी उसने देखा कि भूमिका उसकी गाड़ी की पीछे वाली खिड़की के ऊपर लटक गई थी। क्या हुआ? लकी ने पीछे वाली खिड़की को खोलते हुए उससे पूछा। लकी, मैं भी वापस कॉलेज ही जा रही हूँ, तो तुम मुझे प्लीज वापस कॉलेज छोड़ दो ना, भूमिका ने कहा। तब तक उसे इतनी बात तो समझ में आ ही गई थी कि लकी ही इस कार का मालिक था और इसलिए वो उसकी कार पर लटक जाना चाहती थी। जिस लकी को देखते ही वो अपनी नाक बंद कर लेती थी, आज उसी लकी को देखकर उसकी जीभ लपलपाए जा रही थी। अच्छा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ना ईशान की गाड़ी में जाना चाहिए। वैसे भी तुम सब लोग तो अभी जूस बार जाने वाले थे ना, लकी ने कहा और इतना कहते ही उसने धीरे से गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अरे लकी, मुझे नहीं पीना आप कोई जूस वूस, चलो ना तुम भी मुझे छोड़ दो ना, वैसे भी मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है, भूमिका ने उस गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कहा। लेकिन गाड़ी उससे आगे निकल चुकी थी। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी लेकिन रुकी नहीं थी। जब तक गाड़ी उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई थी तब तक वो लकी के नाम की माला जपते हुए उसकी ओर भागे जा रही थी। लेकिन जवाब में उसे लकी की गाड़ी के साइलेंसर से निकला हुआ धुआं ही मिला। जब बाकी के लोगों ने भूमिका को इस तरह उस गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। इधर लकी थोड़ी देर बाद अदिति के साथ उसी गाड़ी में अपने कॉलेज आ गया था। अदिति लकी के कॉलेज की ही दूसरे ब्रांच की स्टूडेंट थी। जब तक ये तमाशा चल रहा था तब तक शाम हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छा गया था और सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइट चमकने लगी थी। ऐसे में लकी की उस गाड़ी का माहौल ही कुछ अलग हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कार तुम्हारी होगी लकी।
अदिति ने मुस्कुराते हुए लकी की ओर देखा और कहा। उसके चेहरे पर जो स्ट्रीट लाइट चमक रही थी उससे वो और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। अदिति को लकी के साथ इस तरह बैठकर बात करना अच्छा लग रहा था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ये गाड़ी पसंद नहीं आई? लकी ने भारी सी आवाज में कहा। शीशे चढ़ाते ही उसकी गाड़ी में बाहर से आता हुआ सारा शोर बंद हो गया था, इसलिए उसे जोर से बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे ही अदिति ने लकी की ये बात सुनी, उसे शर्म आ गई। उसने अपने लाल पड़ते हुए गालों को खिड़की की ओर घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। नहीं यार, गाड़ी से ज्यादा तो मुझे तुम अच्छे लगे लकी। अदिति को अचानक से वो पल याद आ गया जब उसने लकी को पहली बार देखा था। उसने फिर से अपना चेहरा लकी की ओर घुमाकर बोला, पहले जब तुम्हें लोग परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, बुली करते थे, तो तुम उनकी किसी भी बात का ना बुरा नहीं मानते थे। तुम उनकी किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते थे। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सिंप्लिसिटी देख सकती हूँ लकी। बहुत से कम लोगों की आंखों में इतनी सादगी होती है। अदिति ने कहा। पहले की बात कर रही हो तो फिर अभी क्या है? अभी वो सादगी नहीं है? लकी ने पूछा। उसने नहीं सोचा था कि अदिति उसके बारे में ये सब सोचती थी। उसने उसकी आंखों को इतनी ध्यान से कभी देखा भी होगा। लकी को इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम इस गाड़ी में बैठे हो, इस गाड़ी को चला रहे हो, इसके मालिक हो, तो ये बात तो काफी साफ है कि तुम ईशान से बहुत बड़े आदमी हो लकी, और बाकी लोगों से भी। और साथ ही तुमने अपने आप को ना इतने अच्छी तरह से रखा है कि मैं तुम्हारी असलियत को नहीं देख पाई। लेकिन अब जब लोगों ने तुम्हें इस गाड़ी के साथ देख लिया है, तो अब वो अपने आप को तुमसे कंपेयर करना ही छोड़ देंगे। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंध गए थे और वो अपनी उंगलियों पर लगे लाल रंग के नेल पेंट को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी पहले जैसा था वैसे ही ठीक था। जैसे उसका सच लोगों के सामने आ गया, तो ना सिर्फ लोगों को उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा, बल्कि वो खुद भी लोगों के लिए बदल जाएगा। लकी ने जब अदिति की बात सुनी तो उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त लकी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठा था। अदिति और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर था, और लकी को इसी बात का सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि उसकी ये पहचान उसे बाकी लोगों से दूर कर सकती थी। लकी अपनी इस पहचान की वजह से अदिति जैसी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अदिति, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल ये गाड़ी मेरी नहीं है। मैंने ये गाड़ी किसी से थोड़े दिन के लिए ली है, बस, और कुछ नहीं। लकी ने कहा ताकि वो फिर से उस पर्दे को लगा सके जो अदिति के सामने खुल गया था। उसने सोचा कि अब सिर्फ यही झूठ उन दोनों की दोस्ती को बचा सकता है। किसी और से लिए? सच में? अचानक से अदिति ने उसे चमकती हुई आंखों से देखा। हाँ, सच, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। और ये मेरी होती तो अब तक तो मैं खुशी के मारे मर न जाता। लकी ने बहुत आसानी से दूसरा झूठ बोलते हुए कहा। वैसे भी वो जो कह रहा था वो पूरा झूठ था भी नहीं। हाँ, वो इससे भी महंगी गाड़ी को लेकर आने वाला था, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी तो उसकी नहीं थी ना। तो फिर ये सब क्या था? तुमने जो ये सब किया वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया? अदिति ने हंसते हुए कहा। उसे अपने कानों के ऊपर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे लकी की बात सुनकर अच्छा लग रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर खुश हो गया था। जब दोनों ये बात कर रहे थे तब लकी कॉलेज पहुंच चुका था और उसने गाड़ी अदिति के हॉस्टल की तरफ घुमा दी थी। इस बारे में बात करते करते कब अदिति का हॉस्टल आ गया पता ही नहीं चला। उसने गाड़ी उसके सामने रोकी और अदिति के दिल को तसल्ली देने के बाद उसे विदा कर दिया। लकी उसे छोड़ने के बाद सीधा गाड़ी ठीक करवाने के लिए रिपेयरिंग शॉप चला गया था। उसने गाड़ी ठीक करवाई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो फिर से कॉलेज के कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गया। तब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। इस वक्त राधिका के पास जाना ठीक नहीं रहेगा, काफी देर हो गई है, लकी ने अपने आप से कहा। वो राधिका को उस विला के बारे में बताने के लिए बेचैन तो हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को बस आज की रात के लिए रोक रखा था। उसने गाड़ी एक सेफ जगह पार्क की और सोने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में चला गया। भाई, आज तू कॉलेज क्यों नहीं आया था? कुछ काम था? अमित ने कहा। लकी के आने से अमित की नींद खुल गई थी।
अरे यार वो विला खरीदने गया था, लकी ने कहा और अपने कपड़े बदलने लगा। अमित ने एक सेकंड के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अपने सिरहाने लगे तकिए को उसके ऊपर फेंक कर बोला, अबे रात को ऐसे भूतिया मजाक करता है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? लकी को भी उसकी इस बात पर हंसी आ गई। अब वो अमित को कैसे समझाता कि वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सच बोल रहा था। इधर अगले दिन जब लकी गहरी नींद में सोया हुआ था, तब अमित ने उसे उसके पलंग से खींचकर बाहर निकालते हुए नींद से जगा दिया। चलो उठ, क्लास का टाइम हो गया है, कितना सोएगा? अमित ने कहा। लकी ने अपना मुंह धोया और अमित के साथ जाने लगा। दोनों चाय पीने के लिए बाहर एक टपरी पर आ गए थे। उधर रोशनी पहले से ही अमित का इंतजार कर रही थी। जब उन लोगों ने एक एक चाय पी, उसके बाद रोशनी ने लकी को इतनी सुबह क्लास जाने से पहले यहाँ बुलाए जाने के पीछे का रीजन बताया। उसने बताया कि कोयल और प्रशांत के बीच थोड़े दिनों में ही अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो गया था। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि प्रशांत कोयल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो चाह रही थी कि लकी आकर या तो कोयल को अलग से समझाए या फिर कोयल और प्रशांत दोनों को समझाए। हैं? ये क्या बात कर रही हो? मुझे लगता है इस काम के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए, मुझे नहीं, लकी ने कहा। उसे याद था कि पहले भी कोयल उसे किस तरह से बात करती आ रही थी, इसलिए वो उसके मैटर में पढ़ना ही नहीं चाह रहा था। देखो लकी, कोयल का ना सिर्फ मुंह ज्यादा चलता है, वैसे वो लड़की अच्छी है, वैसे वो लड़की है नहीं जैसी वो दिखती है या दिखने की कोशिश करती है। लास्ट सेमेस्टर में जब कोयल को एक छोटे से गांव के बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना, तो वो उस गांव में ही रहकर वहां के बच्चों को 6 महीने के लिए पढ़ा कर आई थी, कोयल ने कहा। ये सुनकर लकी को थोड़ा सा झटका लगा। उसने सोचा नहीं था कि कोयल ऐसा भी कुछ कर सकती थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोयल जैसी लड़की किसी छोटे से गांव में एक दिन के लिए भी रह सकती है। अरे देखो, जब तुम आखिरी बार कोयल से मिले थे तो उसके लिए खाना भी लेकर आए थे, इसलिए इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें कोयल की कितनी चिंता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोयल को उस प्रशांत के साथ देखना पसंद करोगे, बराबर? रोशनी ने कहा और उम्मीद भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। वो जानती ही नहीं थी कि लकी आखिरी बार खाना उसके लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब हालांकि लकी कोयल को कोई खास पसंद नहीं करता था और जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि कोयल जैसी लड़की को प्रशांत जैसे उस डींगेबाज के पीछे जाना पड़े। उसे मालूम था कि प्रशांत उसके नाम का फर्जी क्रेडिट खा रहा था। प्रशांत भी जानता था कि वो काम उससे नहीं कराया था, फिर भी वो कोयल को फंसाने के लिए उसे यही सब कह रहा था। उसकी नीयत में खोट था, जो कि कोयल के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब देखना होगा कि क्या लकी कोयल को प्रशांत से दूर कर पाएगा और उसके लिए रास्ता कौन सा अपनाएगा। रोशनी ने लकी के ऊपर विश्वास करते हुए उसे कोयल को बचाने की जिम्मेदारी फिर से उठा दी थी। उसे लग रहा था कि अगर लकी अस्पताल में उसके लिए इतना महंगा खाना लेकर आया था तो इसका मतलब साफ था कि वो उसकी परवाह तो करता था। इसलिए रोशनी चाहती थी कि वो अपने दोस्त को प्रशांत के जाल से बाहर निकाल ले। लकी ने जब सुना कि कोयल गांव में 6 महीने बच्चों को पढ़ा कर आई थी तो उसका कोयल को देखने का नजरिया बदल गया था। काफी देर के सोच विचार के बाद आखिरकार लकी ने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी थी। चलो ठीक है, मैंने आज ही कोयल को अम्यूजमेंट पार्क में बुला लिया है। लकी, तुम इस मौके का ना अच्छे से फायदा उठाना। हो सकता है कि तुम कोयल की एक बार में ही आंखें खोल दो, रोशनी ने कहा और हंसने लगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, वो सच में आएगी? लकी को लग नहीं रहा था कि कोयल इतनी आसानी से मान जाने वालों में से थी। उसे लग रहा था कि कोयल भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसके कान में ये बात पड़ती कि लकी भी वहां आने वाला था तो कोयल कभी उस जगह पर नहीं आती। अरे नहीं यार, वो पक्का आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। और तुम्हें बाकी चीजों की चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी तुम दोनों इधर ही बैठो, मैं बाहर देख कर आती हूँ कि कोयल आई या नहीं अभी, रोशनी ने कहा और अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी। जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी उसने देखा कि कोयल भी वहीं पर खड़ी थी। चलो कोयल, जल्दी से अंदर आओ, मैं, अमित और लकी भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए हैं। रोशनी ने कोयल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा, लेकिन कोयल वहां से हिलने तक का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी जगह पर जमी हुई थी और रोशनी को चिड़ी हुई नजरों से देख रही थी। रोशनी, तुझे अच्छी तरह से मालूम है ना यार कि मैं उस लकी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं समझ रही हूँ कि तू इस बार ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मेरी दुनिया में और लकी की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात तू अच्छी तरह से जानती है, कोयल ने कहा और नाराज होकर दुकान के बाहर देखने लगी। कोयल को रोशनी ने ही बताया था कि लकी पिछली बार उसके लिए जो खाना लेकर आया था वो उसके बॉस ने उसे दिया था।
इसका मतलब कोयल ने ये निकाला कि अगर उसका बॉस उसे खाना नहीं देता तो शायद वो कोयल के लिए खाना लेकर भी नहीं आता। इसलिए उसने सोचा कि लकी फटीचर का फटीचर ही था और उसने उसके लिए खाना लाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। कोयल देखो, बात ऐसी है कि अब तो तुम पहले से यहाँ आ गई हो, हम चाहें तो अभी यहाँ से निकलकर जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम लकी से बात करती हो तो हो सकता है कि कोई तुम्हें और भी नई चीजों के बारे में मालूम पड़ जाए। रोशनी ये नहीं चाहती थी कि वो और लकी एक दूसरे के साथ डेटिंग शुरू कर दें या रिलेशनशिप में आ जाए। वो तो बस ये चाहती थी कि कोयल प्रशांत से दूर रहे और जितना दूर हो सके उतनी दूर रहे। देखो रोशनी, बात ऐसी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना तुम। कोयल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और इससे पहले कि रोशनी उसे समझाने या मनाने के लिए कुछ आगे कहती, कोयल ने देखा कि रोशनी का मुंह उतर गया था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी दोस्त यही चाहती थी कि वो और लकी मिले। वो जानती थी कि रोशनी उसका बुरा नहीं चाहती थी और कोयल को उसके इंटेंशन पर भी कोई डाउट नहीं था, इसलिए उसने रोशनी का दिल रखने के लिए कहा, चलो ठीक है, अगर तू चाह रही है तो मैं उसे एक बार मिल लेती हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए, ये बात समझ जा तू। और ये मेरी लकी से आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? कोयल ने कहा। रोशनी ने सोचा कि चलो कुछ नहीं से तो यही सही, लेकिन इसलिए उसने हाँ भी कर दी और दोनों ही उस चाय की दुकान के अंदर चले गए। लकी, कोयल इधर है तो तुम उधर क्यों खड़े हो? रोशनी ने लकी को इशारा देते हुए कहा। अरे वाह कोयल, तुम आ गई, क्या बात है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? लकी भी रोशनी के इशारे को समझ गया था और इसलिए जितना उससे हो पा रहा था उतने ही अच्छे से कोयल से बात करने की वो कोशिश कर रहा था। मेरा नाम ना सिर्फ कोयल नहीं है, मेरा एक सरनेम भी है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सरनेम, इसलिए आगे से जब भी मुझसे बात करो प्लीज मेरा सरनेम जोड़कर ही मुझसे बात करना, समझे तुम? कोयल ने बिना लकी की ओर देखते हुए कहा। वो लकी से बात तो कर रही थी लेकिन वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लकी को उसका ये व्यवहार अजीब लग रहा था। सरनेम तो उसके पास भी था और अगर वो अपना सरनेम और उससे जुड़ी कहानी यहाँ कोयल के सामने रख देता तो शायद कोयल एक ही झटके में उछलकर उसकी बाहों में आ जाती, लेकिन उसने अपने मन को रोक कर रोशनी की ओर देखा। रोशनी ने भी उसे थोड़ा सा शांत रहने के लिए इशारा कर दिया था। अरे सब लोग खड़े क्यों, जब चलना ही है तो फिर निकलते हैं ना, वरना पार्क पहुंचने में हमें बहुत देर हो जाएगी। रोशनी ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। लकी और अमित भी अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रेडी हो गए थे। लकी अमित को ऐसे देख रहा था जैसे उसने उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। एक तो वो कल भी राधिका से नहीं मिल पाया था और आज भी अमित उसे अपने साथ लेकर आ गया था। उसकी क्लास मिस हो रही थी वो अलग, और ऊपर से कोयल के नखरे। अमित उसके दिल की बात समझ गया था। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता साले। अमित ने उसकी ओर देखकर आंखों ही आंखों में कहा। लकी अमित को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी चलने के लिए राजी हो गया। जब सब लोग जाने लगे तो कोयल बीच में ही बोली, सुनो रुको, अभी सब लोग नहीं आए हैं। सब लोग ने कोयल को पलट कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जब रोशनी को उसकी मुस्कुराहट का राज समझ नहीं आया तो उसने पूछा, कोयल कोई और भी आने वाला है क्या? तुमने मुझे तो पहले बताया नहीं था। मुझे तो यही लग रहा था कि बस हम ही चारों जा रहे हैं। और किसको बुलाया तुमने? रोशनी ने कहा। उसकी आवाज में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने कोयल को साफ शब्दों में मना किया था कि किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं थी, और किसी को भी मतलब किसी को भी। कोयल ने भी इसकी बात पर हाँ कर दी थी, लेकिन फिर आज न जाने उसने किसको बुला लिया था। इससे पहले कि कोयल उसकी बात का जवाब देती, पीछे से एक आदमी आकर वहां खड़ा हो गया था। लकी ने देखा कि एक थुलथुला सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक सफेद रंग की टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। वाह प्रशांत, 100 साल जियोगे तुम, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी, पता है तुम्हें? कोयल ने प्रशांत को देखते ही उछलते हुए कहा। प्रशांत भी उसके करीब आ गया और उसने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। लकी ने जैसे ही उसे ये करते देखा, उसकी नजर सीधी रोशनी से जा मिली। रोशनी की आंखों में भी वही हताशा थी जो उसकी आंखों में थी। कोयल, प्रशांत भी हमारे साथ आने वाला था, ये चीज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
उन दोनों को ऐसे गले मिलते देख रोशनी का दिल मुरझा गया था। अरे रोशनी, प्रशांत का फोन ना सुबह आया। उसने मुझे बताया कि वो इधर ही से निकल रहा था और फ्री भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इससे भी अपने साथ ही ले चलते हैं। कोयल ने कहा। उसे याद था कि रोशनी ने मना किया था, पर फिर भी वो मान नहीं रही थी। कोयल ने सब लोगों की नजरों में देखा। लगभग सभी में एक ही सा भाव था। फिर उसने अपना गला साफ किया और बोली, अच्छा वैसे मैं एक और चीज अनाउंस करने वाली थी। मैंने प्रशांत के प्रपोजल को ना हाँ कर दिया है। कोयल ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और अपनी बात पर हंसने लगी। रोशनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस घटिया से मजाक के ऊपर कैसे रिएक्ट करे। जैसे ही उसके मुंह से उसने ये सुना कि दोनों रिलेशन में आ गए हैं, रोशनी ने अपना सिर पकड़ लिया। वो अपनी दोस्त को इस आदमी से बचाने की कोशिश कर रही थी और ये आदमी था कि उसी के पास चला जा रहा था। अमित भी इस खबर को सुनकर सख्ते में आ गया था और वो लकी की ओर देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में लकी को ये समझा दिया था कि अब उसका काम और ज्यादा बढ़ गया था। इधर लकी को भी इस खबर को सुनकर कोयल के लिए बुरा लग रहा था। वो समझ गया था कि कोयल ने प्रशांत को हाँ क्यों किया था। कोयल को लग रहा था कि प्रशांत ने ही मुश्किल वक्त में उसके परिवार की मदद की थी, इसलिए उसने उसे हाँ कर दिया था। अब लकी को एहसास हो रहा था कि कोयल का प्रशांत जैसे झूठे इंसान के साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता था। इधर लकी को इस तरह उसके लिए परेशान होते हुए देखकर कोयल को उसके दिल में बहुत सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि जब लकी ने यह सुना कि वो और प्रशांत एक साथ आ गए हैं तो उसे काफी जलन हो रही थी। कोयल को लग रहा था कि लकी उसके पीछे पड़ा हुआ था और ये खबर सुनते ही उसने लकी से पीछा छुड़ा लिया था। अब ये दोनों तो साथ आ ही गए, ऐसे में मैं जो करने के लिए यहाँ आया था वो तो अब हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे ना अब यहाँ से निकल ही जाना चाहिए यार। लकी ने मन ही मन अपने आप से कहा और वहां से निकलने के लिए बहाना ढूंढने लगा। उसे इस तरह छटपटाता देख कोयल को अपने ऊपर और भी गर्व महसूस हो रहा था। लकी को अब अपनी गरीबी के ऊपर आखिरकार शर्मा ही गई थी और इसलिए वो उन लोगों के बीच में ज्यादा देर तक रहने नहीं वाला था। लकी, लेकिन तुम पहले से ही हमारे साथ आने वाले थे ना, और फिर हमने तुम्हारे ही नाम की तो टिकट भी बुक करा ली है, इसलिए प्लीज चलो ना यार। तुम साथ रहोगे तो बड़ा मजा आएगा, चलो ना। रोशनी ने उसे मनाते हुए कहा। लकी का मन नहीं मान रहा था। जिस तरह से कोयल और प्रशांत एक दूसरे में घुसे हुए थे, उससे लकी को लग रहा था कि उसका जाना सिर्फ टाइम की बर्बादी ही थी। वो उस वक्त में राधिका से मिलकर उसे अपने नए घर की खबर सुना सकता था और अगर टाइम मिलता तो हो सकता था कि वो दोनों उस घर को देखने के लिए भी जा सकते थे। जब अमित ने देखा कि लकी रोशनी के मनाने से भी नहीं मान रहा था तो वो खुद उसे मनाने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो लकी के पास आया और उसने कहा, देख यार भाई, आई नो कि सारा प्लान तो इस पागल ने पहले ही खराब कर दिया है, लेकिन अगर तू ऐसे जाएगा ना तो मुझे और रोशनी को बहुत बुरा लग जाएगा। अमित ने लकी को एक कोने में ले जाते हुए कहा, अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है यार। तुम लोगों ने मुझे एक काम से बुलाया था, अब तुम लोग भी ये बात अच्छे से जानते हो कि वो काम नहीं हो सकता, तो फिर मुझे जाने दो ना। इस बीच में मैं अपना दूसरा काम निपटा लूंगा। लकी ने अमित को समझाते हुए कहा, यार भाई समझ यार, अगर तू अभी ऐसे चला जाएगा ना तो काम के होने की जो थोड़ी बहुत संभावना है ना वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तेरे बीच से गायब होते ही कोयल को इस बात का वैलिडेशन मिल जाएगा कि उसका प्रशांत को हाँ करना सही है, लेकिन अगर तू यहीं रहेगा उसके मन में लगातार एक डाउट बना रहेगा और इसी डाउट को बेनिफिट ऑफ डाउट में कन्वर्ट कर देंगे हम। अमित ने कहा और लकी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर उसने सबके सामने दिखावा करने के लिए लकी से हंसते हुए कहा, क्या यार लकी, हम सब तो दोस्त है ना। इतने में कोयल भी बीच में बोल पड़ी, हाँ लकी तुम ऐसे बीच में कैसे जा रहे हो? रोशनी ने तुम्हें इतने प्यार से इनवाइट किया है, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें इतना मनाने की कोशिश कर रहा है, तो चलो ना, नखरे क्यों दिखा रहे हो? क्या पता तुम्हें अपनी लाइफ में कभी फिर ये मौका मिले ना मिले। अगर दोस्त लेकर जाना चाह रहे हैं तो चल लो, प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी तुम अपनी पॉकेट से तो इससे पहले कि कोयल इससे आगे कुछ कहती, रोशनी की पैनी नजर उसके ऊपर जा टिकी थी और इसलिए कोयल ने अपनी जुबान को बीच में ही रोक लिया था। इधर लकी भी कोयल की ओर देख रहा था। कोयल ने मुस्कुराते हुए लकी की ओर देखा और बोली, चलो ना लकी, बहुत मजा आएगा। हाँ लकी यार, सच में बहुत मजा आएगा। अब तो कोयल खुद कह रही है तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए, तो फिर तुम्हें और क्या प्रॉब्लम हो रही है? अमित ने कहा, अरे यार मगर
लकी ने कहा। वो मना करने को ही था कि इतने में फिर से रोशनी ने कहा, अरे लकी चलो ना यार, देखो ऐसे नखरे मत दिखाओ। अब मैं अगर अमित के साथ नहीं होती तो तुम्हें मनाने के लिए ना मैं घुटनों पे बैठ जाती, लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ हाथ ही जोड़ सकती हूँ, इसलिए हाथ ही जोड़ रही हूँ। चल लो यार, चल लो, रोशनी ने कहा। उसे भी वही लग रहा था जो अमित को लग रहा था। अगर लकी कोयल के साथ ठीक से एक दिन भी बिता लेता तो वो प्रशांत के हाथों से उसे छीन सकता था, इसलिए रोशनी आज उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। इधर कोयल ने भी उससे मनाने के लिए और दो चार बात कही और आखिरकार लकी मान गया। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ, इतना बोल रहे हो तो। चलो बढ़िया है, इसने हाँ कर दी। वहाँ पार्क में कोई पानी और जूस सर्व करने वाला तो रहेगा। कोयल ने प्रशांत की ओर देखकर फुसफुसाते हुए कहा। लकी पहले कोयल को और फिर रोशनी को देख रहा था। क्या वो कोयल को प्रशांत से अलग कर पाएगा? था कि वो ढोंग कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोयल ने उसके कंधे पर अपना बैग टांग दिया और घूमकर प्रशांत के पास आ गई। उसकी हंसी से ही लकी और बाकी के लोग समझ गए थे कि उसने लकी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, और अगर उसने यही से अगर इस चीज की शुरुआत कर दी थी तो फिर आगे क्या होने वाला था? इस चीज का तो भगवान ही मालिक था। अमित और रोशनी दोनों उसके इस बिहेवियर को देखकर चिढ़ गए थे। उधर लकी उसकी इस हरकत से उतना नाराज नहीं हुआ था जितना बाकी लोग हो गए थे। वैसे उसके नाराज ना होने के पीछे का कारण भी वो खुद ही था। उसका दिल मोम का था और वो बहुत ही जल्दी पिघल जाता था। ऐसे में उसके पिघलने के पीछे का दोष वो किसी और को चाह कर भी नहीं दे सकता था। उसे एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कोयल ने अपने बिहेवियर को बदल लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रशांत के प्यार ने उसे बदल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। कोयल तो कोयल ही थी, पर अब क्योंकि लकी ने हाँ कर दी थी तो उसके पास ना करने के पीछे का कोई कारण ही नहीं था। कोयल तुम कितनी स्मार्ट हो ना यार। अम्यूजमेंट पार्क में हम खेल खेल कर थक जाते, इसलिए तुम जानबूझकर अपने साथ ये लोडेड बैग पैक करके लाई हो ना। प्रशांत ने कोयल के चेहरे पर से उसकी एक लट को हटाते हुए कहा। कोयल भी अपनी ही तारीफ सुनकर ऐसे खुश हुई जैसे सालों बाद किसी लड़के ने उसकी तारीफ की हो। कोयल की बात सुनते ही प्रशांत ने भी अपना बैग उठाया और लकी की दिशा में बढ़ने लगा। भाई सुनो, ये भी रख लो। लकी ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ अपने गुस्से भरी आंखों से प्रशांत को घूरने लगा। लकी कोयल का बैग उठाने में उसकी मदद कर सकता था। वैसे भी एक लड़की का बैग उठाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रशांत तो एक लड़का था, लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा। ऐसे में उसे तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए था। वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं लग रहा था, हट्टा कट्टा नौजवान था और अपना बैग खुद उठा सकता था, लेकिन नहीं, उसने बेशर्मों की तरह अपना बैग भी लकी की ओर बढ़ा दिया था। लेकिन उसे क्या लग रहा था? लकी के पास दिमाग नहीं था। क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है प्रशांत? लकी ने कहा और अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। प्रशांत जो कि उसे बड़ी उम्मीदों से बैग देने के लिए आया था, लकी के मुंह से ये सुनते ही उसका मुंह उतर गया और अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया। अमित और रोशनी भी प्रशांत की इस हरकत के लिए उसे घूर कर देख रहे थे, इसलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया और लकी को गालियां देते हुए वहां से निकल आया। अरे छोड़ो ना, ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे जरा सी प्यार से बात क्या कर लो, ये अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। कोयल ने प्रशांत को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा। प्रशांत ने अपने बैग को कंधे पर टांगा और दोनों चाय की दुकान से बाहर आने लगे। रोशनी, अमित और लकी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही वो लोग उस दुकान के दरवाजे से बाहर निकले, अचानक कोयल के सामने कुछ लड़के गुजर गए। वो हंसे जा रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। कोयल की उनमें से ही एक लड़के पर नजर जा टिकी थी। वो उसे गुस्से से देख रही थी और मन ही मन उसे ढेर सारी गालियां दे रही थी। गधा कहीं का, एक नंबर का गधा है, कोयल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लगा कि वो सिर्फ बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी आवाज को आसपास के लोगों ने भी सुन लिया था। जैसे ही कोयल के मुंह से ये शब्द निकले, बाकी के लड़कों ने पीछे मुड़कर उसे देखा और घूरने लगे। कोयल की नजर उन सब में से उस लड़के पर जा टिकी जो उनमें सबसे लंबा था। वो उसे गुस्से से देखे जा रही थी। कोयल, क्या हो गया? प्रशांत ने कोयल को इस तरह से उस लड़के को देखते हुए पूछा। यही है मोहित रायजादा, हमारे घर पर उस दिन जो प्रॉब्लम हुई थी ना, वो इसी की वजह से हुई थी। कोयल के मुंह से ये शब्द निकले और साथ ही वो कड़वाहट भी, जिससे वो मोहित को देख रही थी।
उधर मोहित के साथ जो बाकी के लड़के खड़े थे वो कोयल को ऐसे मोहित की ओर घूरते हुए देख रहे थे। मोहित रायजादा के परिवार के बारे में यहाँ का बच्चा बच्चा जानता था। इस इलाके में उसका रौब था। ऐसे में कोई मोहित को ऐसे घूर कर देख ले ये उसके साथ चल रहे लड़कों को मंजूर नहीं था और इसी बात के लिए वो कोयल को सबक सिखाना चाहते थे। जैसे ही वो आगे बढ़े मोहित ने उन्हें हाथ देकर रोक लिया। लेकिन मोहित भाई, एक लड़की ने मोहित की ओर देखते हुए कहा तो उसने उस लड़के को भी चुप रहने का इशारा कर दिया। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इस वक्त मोहित अंदर से थर थर कांप रहा था। वो कोयल को अपने सामने खड़ा देखकर डर रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि अगर उसका बाप एक फोन करेगा तो कोयल के पिता अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी उनके होटल में आ जाएंगे। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कोयल के पिता चेतन मित्तल को अपने डिफेंस के लिए बुला लेंगे। भले ही दिल्ली में लायन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप था, लेकिन वो भी ट्रेड यूनियन के अंदर ही आता था। अब ऐसे में मोहित और उसके पिता कोयल के पिता को सबक सिखाने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया था। मोहित और उसके पिता की इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी, इसलिए तभी से दोनों बाप बेटे कोयल के परिवार से खौफ खाने लगे थे। इधर मोहित ने जब कोयल को देखा तो वो इन्हीं सब ख्यालों के साथ उसके पास गया। उस लंबे चौड़े आदमी ने कोयल के सामने अपनी गर्दन झुकाई और बोला, मुझे माफ कर देना बहन। आखिरी बार जब हम मिले थे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाया था और तुमसे टकरा गया, इसलिए मैं तुमसे, तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे दोस्तों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना बहन। मोहित को इस तरह से कोयल के सामने झुकता देख जो लोग उसके साथ चल रहे थे उनके मुंह तो खुले के खुले रह गए। उन्होंने कभी मोहित को इस जुबान में किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। उसके बाद जो हुआ वो देखने के बाद तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोयल ने अपने दोनों हाथों को बांधा और गर्व के साथ गर्दन तान कर मोहित के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और इसी मुस्कान के साथ वो मोहित से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारे पिता अगर माफी मांग लेंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा? तुम्हें इतनी आसानी से जाने थोड़ी दिया जाएगा। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है ना, तुम मेरे सामने अभी घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, समझे तुम? ये सुनते ही मोहित के होंठ भी खुले के खुले रह गए थे। उसने जो सुना उसके बाद तो उसे अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका गला सूख रहा था और वो कोयल के सामने नहीं बैठना चाहता था, लेकिन बैठे बिना उसके पास और कोई चारा नहीं था। काफी सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे और वहां जमा भी हो गए थे। मोहित उनके सामने नीचे बैठने में शर्मा रहा था। उसे लग रहा था कि इस इलाके में जो उसका खौफ था वो एक ही झटके में खत्म हो जाने वाला था। फिर भी उसके पास कोयल ने जो कहा उसे करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपने घुटनों पर बैठ गया। बाकी के लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे उन्होंने अपने चक्कर खाते सिर को अपनी हथेली से पकड़ लिया था। ये सब हो क्या रहा है यार? सबके मन में बस यही सवाल था। लायन ग्रुप का वारिस इस लड़की के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी को उस लड़की से डर क्यों लग रहा था। इधर कोयल के दिल में गुस्सा और बढ़ गया था। कोयल, अब बस बहुत हो गया यार, अब उसे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ना, यहाँ सब लोग देख रहे हैं, प्रशांत ने उसे समझाते हुए कहा। मोहित को इस तरह से उसके घुटनों पर बैठा देख प्रशांत भी काफी घबरा गया था। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कोयल उसके दम पर फिर से कोई डींग ना हाँक दे। अगर उसका पर्दाफाश हो गया तो लेने के देने पड़ने वाले थे, इसलिए प्रशांत वहां से जल्द निकल जाना चाहता था। अरे इतनी भी जल्दी क्या है प्रशांत? इस आदमी ने हमें कितना परेशान किया तुम्हें मालूम है? मैं इसकी वजह से ना पूरे दिन ट्रॉमा में रही हूँ। मेरे पापा को इसकी वजह से डेड थ्रेट्स मिले हैं और तुम चाह रहे हो कि मैं इस आदमी को ऐसे ही अपने हाथ से चले जाने दूं? मैं इसे ना इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली। मुझे इसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, तुम एक काम करो, इसके गाल पर ना एक जोरदार थप्पड़ लगाओ। कोयल ने प्रशांत से हड़बड़ाते हुए कहा। है? क्या कह रही हो? प्रशांत ने चौंकते हुए पूछा। लगाओ, कोयल ने कहा। अरे उसकी क्या जरूरत है कोयल, इसकी आंखों में देखो ना, पश्चाताप दिख रहा है। अब क्यों बेकार ऐसे लोगों के मुंह लगना यार? प्रशांत ने खिसिया कर हंसते हुए कहा। नहीं, कहा ना लगाओ, लगाओ मतलब लगाओ। कोयल तो अपनी जिद पर ही अड़ गई थी। प्रशांत को लग रहा था कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। उसके हाथ कांप रहे थे और वो डरते हुए मोहित को देख रहा था। अरे तुम्हें किस बात का डर लग रहा है यार?
हमारा चेतन मित्तल के साथ उठना बैठना है, डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारा। अगर हमने इसे एक आध थप्पड़ भी लगा दिया ना तो भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोयल ने प्रशांत को समझाते हुए कहा। प्रशांत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसके पास कोयल की बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपना दिल मजबूत किया और फिर मोहित की ओर बढ़ गया। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और कसकर मोहित के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। मोहित ने भी थप्पड़ को ऐसे खाया जैसे वो थप्पड़ नहीं प्रशांत था। बहुत बढ़िया, कोयल ने खुशी के मारे उछलते हुए कहा। वो भी मोहित की ओर बढ़ी और उसने भी उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। चलो जान, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि आज जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। अब इसकी वजह से हम अपना मजा थोड़ी खराब करेंगे। चलो, कोयल ने कहा और प्रशांत के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ गई। उसके पीछे अमित, रोशनी और लकी भी चल रहे थे। जैसे ही लकी ने कोयल को ये करते हुए देखा, उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो जाते जाते मोहित की ओर देख रहा था और आज पहली बार उसे मोहित के ऊपर तरस आ रहा था। कोयल ने उसके साथ जो किया वो कुछ ज्यादा ही हो गया था और बहती गंगा में प्रशांत ने भी अपने हाथ धो लिए थे। उसके बाद तो लकी को लगा कि वो कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इनकी मदद करने के लिए ना अब नहीं आने वाला हूँ। पागल है एक नंबर के ये लोग, लकी ने अपने आप से कहा। उसे मालूम था कि वो जैसा कर रहे थे एक ना एक दिन उन्हें वैसा ही भुगतना पड़ सकता था। इधर मोहित, जो कि उनके जाने तक घुटनों के बल ही बैठा हुआ था, वो उनके जाने के बाद खड़ा हुआ और उसने कोयल और प्रशांत को गुस्से से देखा। तुम दोनों ना तो बस देखते जाओ, उसने अपने आप से कहा और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। इधर थोड़ी दूर जाने के बाद लकी और बाकी के लोगों ने गाड़ी बुला ली और वो सब लोग अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते कोयल प्रशांत की ही तारीफों के पुल बांधती जा रही थी। जिस तरह से प्रशांत ने मोहित को पहला थप्पड़ लगाया था, वो उसकी बड़ाइयां करते ही नहीं थक रही थी। कोई लड़की अपने लिए ना ऐसे ही तो बॉयफ्रेंड चाहती है जो किसी भी प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ा हो सके, जो किसी भी प्रॉब्लम में उसे प्रोटेक्ट कर सके। अगर कल को उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड को ही फोन करेगी। और मैं तो कहती हूँ कि जो लड़के कमजोर हैं और गरीब हैं वो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई लड़की उनको भाव भी दे सकती है। उन्हें बंदी से भाव लेने की जगह पैसे कमाने की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर पैसा हो ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है और कोई भी बंदी ऐसे लड़के के साथ रिलेशन में थोड़ी आएगी जिसके पास पैसा ही ना हो। भाई, हम कोई आपके साथ सूखी रोटी कच्चा प्याज खाने के लिए थोड़ी आए हैं, कोयल ने कहा और अपनी ही बात पर हंसने लगी। जितना ज्यादा वो बोले जा रही थी उतना प्रशांत का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर लकी को उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसी आ रही थी। वो मन ही मन प्रशांत का मन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि प्रशांत उस काम का क्रेडिट खा रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं। ऐसे में वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर प्रशांत के दिल में इस वक्त चल क्या रहा है। उधर अम्यूजमेंट पार्क में दिन भर मौज मस्ती करने के बाद जब शाम को कोयल सबको अपनी तरफ से फिल्म दिखाने के लिए ले जाने लगी, तभी उसका फोन बजा। हेलो, कोयल ने फोन उठाते हुए कहा। कोयल, तुम जहां भी जा रही हो ना, वहां से चुपचाप अभी के अभी घर चली जाओ। मैं अभी मोहित रायजादा के पिता क्रांति रायजादा से मिलने जा रहा हूँ और मुझे ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। फोन पर कोयल के पिता की आवाज आई। उनके मुंह से ये बात सुनते ही कोयल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? कोयल अपने ही किए की वजह से किस मुसीबत में फंसने वाली। एक पल के लिए तो वो चुप रही, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी निकल गई। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? उसके पिता ने उधर से और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहा। अरे पापा, मैं घर नहीं आ सकती यार अभी। आपको चिंता करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जिससे ना आपका गुस्सा भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोयल ने कहा और फिर आगे की बात बताने के लिए अपने दोस्तों से थोड़ा दूर आ गई। कोयल के पिता उस बात को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर कोयल एक कोने में आई और बोली, पापा, मैं और प्रशांत, जिसके पिता जयेश ने हमें पिछले बार क्रांति रायजादा और मोहित रायजादा से बचाया था, याद है? कोयल ने कहा। उसके पिता इन दोनों को कैसे भूल सकते थे? वो तो बहुत मुश्किल वक्त में भी उनके लिए भगवान का अवतार बनकर आए थे। कोयल ने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, हाँ तो वो और मैं ना, हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए पापा, और मैं अभी भी उसी के साथ हूँ। और इसलिए अगर मैं अभी नहीं आती हूँ तो भी मोहित के पिता कुछ नहीं कहने वाले हैं, आप चिंता नहीं करें।
कोयल ने कहा और फक्र से प्रशांत की ओर देखने लगी, जो कि कुछ दूर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। इधर जैसे ही कोयल के पिता ने कोयल के इस नए रिश्ते की बात सुनी तो वो खुशी के मारे झूम उठे। वो अपनी बेटी को दिल से दुआएं दिए जा रहे थे और उन्होंने कहा, देखो बेटी, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। प्रशांत न सिर्फ अभी बल्कि आगे भी बहुत काम आने वाला है हम लोगों के लिए। इसलिए तुम उसके साथ थोड़ा सा ध्यान से रहना और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से वो नाराज हो जाए, समझी? उसके पिता ने उसके इस नए रिश्ते का समर्थन कर दिया। इससे पहले कि कोयल अपनी ओर से कुछ कह पाती, उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम उसके साथ एंजॉय करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्रशांत का ध्यान रखना, बाय। उसके पिता ने कहा और फोन काट दिया। कोयल ने इधर फोन रखा और सीधा दौड़कर प्रशांत की बाहों में झूल गई। क्या हुआ कोयल, किसका फोन था? प्रशांत ने पूछा। जिस तरह से वो बातचीत के दौरान बीच बीच में प्रशांत को देख रही थी, उसे यही लग रहा था कि जरूर बात उसी से जुड़ी हुई थी। जो सुबह उसने मोहित के साथ किया, कहीं उसी से जुड़ा हुआ कोई मैटर तो नहीं था। प्रशांत यही सोच सोच कर घबराए जा रहा था। अरे कुछ नहीं, पापा का फोन था, पूछ रहे थे कि कहाँ हो और बस इधर उधर की बातें। चलो अब सब अंदर चलते हैं, फिल्म शुरू ही होने वाली है, कोयल ने कहा और प्रशांत का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। जब वो लोग फिल्म देखकर बाहर आए तो रात के लगभग 10 बज चुके थे। प्रशांत ने कोयल से कहा कि उन्हें पहले ही काफी देर हो गई थी और हॉस्टल वापस जाने में और भी देर हो सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि वो बाहर कहीं रुक जाते। आज उसने जो मोहित के साथ सुबह में किया, उसके बाद उसे याद आया कि उसे कोयल को जल्द से जल्द सच बता देना चाहिए। अगर उसे बाद में पता चलता तो प्रशांत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। प्रशांत ने उसके कहने पर उसे थप्पड़ मार तो दिया था, लेकिन उसके आगे अगर कुछ हुआ तो वो संभाल नहीं सकता था। अरे नहीं यार, बाहर रहने की क्या जरूरत है, हम लोग अभी कैब मंगवा लेते हैं, 20 मिनट में हॉस्टल पहुंच जाएंगे, रोशनी ने बीच में तपाक से कूदते हुए कहा। उसे प्रशांत के आज रात बाहर रुकने के पीछे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ठीक है, अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं और कोयल तो आज रात बाहर ही रुकने वाले हैं, क्यों कोयल? प्रशांत ने जिद करते हुए कहा और फिर कोयल का हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। रोशनी ने अमित को देखा और नजर फेर ली। लकी भी उन दोनों को ऐसे देखकर परेशान हो गया था। वो सुबह से उन दोनों को ऐसे ही बच्चों जैसी हरकत करते हुए देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी प्यार नहीं किया था या फिर वो कभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से ये दोनों आज सुबह से बिहेव कर रहे थे, उससे तो लकी को प्यार के नाम से ही घबराहट होनी शुरू हो गई थी। कोयल सुन, क्या तुम हमारे साथ आ रही हो या फिर इसके साथ रुकोगी? जल्दी बताओ, रोशनी ने कोयल से थोड़े सख्त लहजे में पूछा। मुझे लगता है ना कि मुझे प्रशांत के साथ ही रुकना चाहिए, कोयल ने काफी देर के सोच विचार के बाद कहा। ऐसा नहीं था कि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो प्रशांत को ना करती, उसके पिता की कही बात उसे याद आ गई और इसलिए अपने आप को उसके साथ वो जाने से रोक नहीं पाई थी। कोयल सुनो तुम, इससे पहले कि रोशनी आगे कुछ कह पाती, उसने अपनी बात को मन के अंदर ही दबा लिया। उसने गहरी सी सांस ली और अमित की ओर देखने लगी। लकी भी समझ गया था कि रोशनी क्या कहने वाली थी और उसने अपने आप को वो कहने से रोक लिया। एक तरह से अच्छा ही किया। उसे कोयल की चिंता हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि प्रशांत उसके लिए ठीक नहीं था और उसके साथ रात रुकने का उसका डिसीजन तो बिल्कुल गलत था। लेकिन रोशनी भी जानती थी कि उसके हाथ में कुछ ज्यादा नहीं था। वो बस यही कर सकती थी कि उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ वहीं रुक जाए। ठीक है कोयल, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रुक रही हूँ। जैसे ही ये फैसला हुआ, प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अच्छे से अच्छा होटल सर्च करने लगा। इसके बाद उन लोगों ने एक कैब बुक की और वहां से निकल गए। जिस होटल में वो लोग आए थे वो काफी बड़ा था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा झूमर टंगा हुआ था और उसके पूरे फर्श पर सिर्फ मार्बल लगा हुआ था। होटल का बाहर का हिस्सा रात को बहुत सुंदर सी रोशनी से जगमगा रहा था और अंदर से भी वो काफी सुंदर लग रहा था। हमें 3 रूम चाहिए, 2 कपल हैं और 1 सिंगल। और सुनो, सिंगल वाले के लिए जो सबसे सस्ता हो ना, वही देना, प्रशांत ने रिसेप्शन पर जाकर कहा और उस लड़की को देखने लगा जो टेबल के उस पार खड़ी थी। उधर जब रिसेप्शन पर खड़ी लड़की उसके लिए कमरे की तलाश कर रही थी, तब प्रशांत लकी के पास आया और बोला, लकी, मैं आज बहुत खुश हूँ यार, आई एम सो हैप्पी, इसलिए मैं आज तुम्हें अपने साथ इस बड़े से होटल में रुकवा रहा हूँ।
आज की रात तुम्हारी लाइफ की ना सबसे यादगार रात होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई मौका दोबारा भी आने वाला है लकी। प्रशांत काफी इतरा रहा था और लकी उसकी बात सुनकर सिर्फ सिर हिला रहा था। उसे लग रहा था कि शायद प्रशांत अभी तक उसकी सुबह हुई फजीहत को भूल चुका था और उसे फिर से लकी के मुंह से कुछ सुनने का मन कर रहा था। जब कमरे फाइनल हो गए तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सभी कमरों की चाबी वेटर को दे दी। प्रशांत ने खुशी खुशी कोयल का हाथ पकड़ा और उसके साथ कमरे के अंदर जाने लगा। कोयल इससे पहले कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसे किसी कमरे में नहीं रुकी थी, इसलिए उसे काफी शर्म आ रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और साथ ही गर्म भी, लेकिन चूंकि वो जानती थी कि प्रशांत का परिवार एक बड़ा और ताकतवर परिवार था, इसलिए वो उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती थी और इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाने से कोई गुरेज नहीं था। उधर रोशनी और अमित भी उनके पीछे ही एक दूसरे कमरे में चले गए थे और सिर्फ लकी ही वहां अकेला खड़ा था। उसके साथ आने जाने वाला कोई नहीं था और ना ही उसका कमरा अभी तक फाइनल हुआ था। जैसे ही होटल के स्टाफ की नजर लकी के ऊपर पड़ी तो वो लोग उसे देखकर उसके बारे में खुसुर फुसुर करने लगे। सब लोगों को लकी के ऊपर दया आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि लकी की किस्मत बहुत खराब थी। ना तो उसके पास कोई लड़की थी और उसे सोने के लिए भी सबसे सस्ता कमरा मिला था। जब लकी ने स्टाफ के लोगों को बातें करते हुए सुना तो वो समझ गया कि उसके बारे में वो लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसे उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था कि प्रशांत क्या उसे सच बता देता या फिर वो सच के पता लगने से पहले धोखे से कोयल का फायदा उठाना चाह रहा था। लकी तो इस हद तक भी सोच रहा था कि क्या उसे खुद जाकर कोयल को सच बता देना चाहिए ताकि उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होता। वो सोच रहा था कि इससे पहले कोयल को जिंदगी भर के लिए अपने मन में मलाल रहे, उसे प्रशांत की सच्चाई का पता देर हो जाने से पहले चल जाना चाहिए। ठीक इसी वक्त जब लकी इस सब उधेड़-बुन में फंसा हुआ था तो एक वेटर ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो उसके साथ जाने ही वाला था कि उसने देखा कि अचानक सामने एक लंबा सा आदमी आया। उसने काली पैंट, सफेद शर्ट और काला कोट पहना हुआ था। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ सब लोग उसे देखकर खड़े हो गए और सब लोगों के अंदर एक तरह का जोश भर गया। लकी देख रहा था कि उनमें से किसी की भी नजर उस आदमी के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हेलो मैनेजर सर। जैसे ही एक वेटर के सामने से वो आदमी निकला उसने सिर झुकाते हुए कहा। उस आदमी ने भी अभिवादन में सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी थी और आगे बढ़ गया। इसके बाद वो आदमी लकी को देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर लकी के ऊपर पड़ी उस आदमी का एकदम नजरिया ही बदल गया। वो अभी तक काफी रुबाब के साथ होटल के हॉल में घूम रहा था, लेकिन लकी को देखते ही उसकी आंखें सम्मान से भर आई। लकी को वहां पर देखते ही वो चौंक गया और वो लकी की ओर उस तरह से देख रहा था जिस तरह से वहां पर काम करने वाले लोग उस मैनेजर को देख रहे थे। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने लकी के सामने आकर एक बड़ी सी मुस्कान ओढ़कर कहा। ओह वसीम, कैसे हो? लकी ने उसे पहचानने में थोड़ी देर तो लगा दी, लेकिन वो आखिरकार उसे पहचान गया था। उसने उस आदमी को तब देखा था जब रुस्तम डांगी ने उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये होटल भी उसके परिवार की संपत्ति के अधीन था। जी सर, मैं वसीम। आपने मुझे पहचान लिया? मुझे लगा था कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे सर। वसीम लकी का पहले भी मुरीद था और अभी फिर से मुरीद हो गया था। वो जानता था कि लकी काफी साधारण इंसान था और उससे बात करने से आदमी को दो बात सीखने को ही मिलने वाली थी। हाँ सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वसीम ने कहा। हाँ वो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था। पहले हम लोग एम्यूजमेंट पार्क गए हुए थे, उसके बाद हम लोग फिल्म देखने गए। रात काफी हो गई थी तो किसी का वापस हॉस्टल जाने का मन नहीं था, इसलिए हम लोग रात रुकने के लिए यहाँ आ गए थे, लकी ने कहा और वसीम के सामने मुस्कुराने लगा। वसीम को लकी के साथ खड़ा देख बाकी सब लोग जो अभी तक लकी के बारे में बातें किए जा रहे थे अचानक ही उनके होंठ सिल गए थे। अरे वाह सर, क्या बात है, सर का रूम रेडी है? वसीम ने रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की से पूछा। हाँ सर, रेडी है सर, उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो किस जुबान से कहती कि उसने लकी के लिए सबसे सस्ता कमरा तैयार कराया था। उसे सच में इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी जिसकी किस्मत को वो खराब समझ रहे थे वो उसके मैनेजर से भी बड़ा आदमी था। कौन सा कमरा रेडी किया है सर के लिए? वसीम ने पूछा। उस लड़की से झूठ नहीं बोला गया और उसने कहा, सर के लिए हमने ऊपर तीसरे फ्लोर पर जो पब्लिक वॉशरूम के पास वाला कमरा है ना सर, उससे बुक किया सर। क्या?
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो हमारे होटल का सबसे सस्ता कमरा है और सर के लिए तुमने वो कमरा बुक किया है? वसीम ने उस लड़की को फटकारते हुए कहा। लकी उस पूरे होटल का मालिक था और उसी के रुकने के लिए वो इतना सबसे खराब कमरा खोल रहे थे। वसीम के लिए तो लकी का उस होटल में आना ही बहुत बड़ी बात थी। अरे नहीं वसीम, उन लोगों की गलती नहीं है, रूम मेरे दोस्तों ने बुक किया है। लकी ने वसीम के गुस्से को शांत करवाने के लिए कहा। अच्छा सर, आपके दोस्त तो बहुत ही, मैं क्या बताऊं। चलिए मैं आपके लिए अपने इस छोटे से होटल का ना सबसे बढ़िया कमरा खुलवा कर देता हूँ, वसीम ने कहा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है वसीम, इन्होंने जो कमरा खोला है मैं उसी में रुक जाऊंगा। लकी ने वसीम के कंधे को थपथपाते हुए कहा। ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, बात नहीं काटूंगा आपकी, वसीम ने कहा। वो लकी की बात नहीं काट सकता था, किसी हाल में भी नहीं। ठीक है, तुम भी अपना काम करो वसीम, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, लकी ने कहा। अरे सर ऐसे कैसे, आप पहली बार हमारे होटल में आए और इससे पहले कि वो आगे की बात खत्म करता, उसने 2 वेटर को इशारा करके बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगा। लकी समझ गया था कि वो उसकी खातिरदारी करवाने के लिए उन लोगों से कुछ मंगवा रहा था, लेकिन इधर लकी को सच में देर हो रही थी। वो कोयल को वक्त रहते सच बता देना चाहता था। जैसे ही लकी आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, तभी वसीम ने उसे बीच में रोक लिया और वहां खड़े एक वेटर को इशारा करके उसके कान में कुछ कहने लगा। अरे वसीम देखिए यार, अब कोई फॉर्मेलिटी मत करना प्लीज आप, लकी ने वसीम को प्यार से इनकार करते हुए कहा। नहीं सर प्लीज, आई इंसिस्ट, आप पहली मर्तबा हमारे होटल में आए हैं, अब ऐसे में आपको बिना खातिरदारी कैसे जाने दे सकता हूँ मैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी सर, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस 20 मिनट दे दीजिए अपना, वसीम ने कहा और लकी के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। लकी का मन तो कर रहा था कि वो वसीम को मना करके सीधा कोयल के पास चला जाए, लेकिन जिस उम्मीद और सम्मान भरी नजरों से वसीम लकी को देख रहा था, उसके बाद लकी का उससे नजर बचाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, बस थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा प्लीज, लकी ने कहा और वसीम उसे अपने साथ मैनेजर के केबिन में लगे सोफे पर ले गया। लकी जैसे ही वहां बैठा, उसने देखा कि वसीम ने उसके लिए बहुत अच्छा खासा शरबत और नाश्ता मंगवा रखा था। काजू की मिठाई, नवरत्नी चिवड़ा, खोया, समोसा और बाकी चीजों से लकी के सामने रखी टेबल पूरी तरह से भर चुकी थी। लकी ने उसमें से थोड़ा बहुत नाश्ता लिया और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगा। सर बस 5 मिनट और, वसीम ने कहा और लकी को रोक लिया। लकी ने अपनी घड़ी देखी, इधर उधर बातें करते हुए उसे वैसे भी आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। वसीम देखो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुमने रोका तो मैं रुक गया, मुझे भूख नहीं थी फिर भी थोड़ा नाश्ता किया, अब प्लीज मुझे जाने दो, लकी ने मुस्कुराते हुए वसीम से कहा। वसीम अब की बार मना नहीं कर पाया और लकी को छोड़ने खुद बाहर आया। लकी ने घड़ी देखी तो पता चला उसे 20 की जगह 40 मिनट हो चुके थे। उससे पहले ही वो 10 मिनट तक उस हॉल में इंतजार कर चुका था। अब लकी को लग रहा था कि कोयल और प्रशांत के बीच जो कुछ होना था वो तो अब तक हो चुका होगा, इसलिए अब जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं था। और वैसे भी कोयल कौन सा मेरे समझाने से समझ जाती, मुझे तो डाउट था, जब तक मैं उसे असलियत नहीं बता देता तब तक शायद वो मेरी बात सुनना तो दूर, मेरे सामने देखती भी नहीं, लकी ने अपने आप को समझाते हुए कहा और अपना ही मन महसूस कर रह गया। वो फिर अपने कमरे में गया और बिस्तर पर चुपचाप आंख बंद करके लेट गया। दिन भर की थकान उसके बदन में चढ़ गई थी। काफी भारी बोझ उठाने के बाद और फिर इतना खेल कूद करने के बाद लकी के लिए अब 1 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वसीम ने जो उसे शरबत पिलाया था उससे तो लकी को ऐसा लग रहा था कि उसका बदन बिल्कुल हल्का हो गया था और वो किसी भी पल नींद की आगोश में आ जा सकता था। राधिका, लकी ने सोने से पहले एक बार राधिका को याद किया और अचानक ही उसके होंठों पर उसका नाम आ गया। वो देख पा रहा था कि उसकी सांवली सी शक्ल पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। उसकी आंखों में उस तालाब का पानी चमक रहा था और वो मुस्कुराते हुए लकी से बात किए जा रही थी। उससे बात करते करते लकी को कब झपकी आने का एहसास होने लगा उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसकी किस्मत में इतनी आसानी से सोना कहाँ लिखा था। जैसे ही उसे नींद लगने वाली थी उसने गलियारों में किसी तरह की आवाज सुनी।
उसने सुना कि सबसे पहले तो किसी के कमरे का दरवाजा धम से बंद हुआ और फिर कोई तेज कदमों से गुस्से में गलियारे में चलने लगा। भाड़ में जाओ। इधर गलियारे में कोयल का पूरा बदन सिर्फ एक सफेद चादर से ढका हुआ था। उसके गोरे से कंधे और उसके गोरे से पैर उस चादर के बाहर थे। बाकी पूरे बदन पर चादर बिछी हुई थी। उसे ना जाने क्या हो गया था, लेकिन वो बिना चप्पल पहने ही कमरे से बाहर आ गई थी और उसके पीछे पीछे प्रशांत भागा भागा आ रहा था। कोयल प्लीज चुपचाप अंदर चलो, देखो एक बार खुद को, तुम किस हालत में बाहर आ गई हो। इससे पहले कि यहाँ तुम्हें कुछ बाकी लोग इस तरह देखें, अंदर चलो प्लीज, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो प्लीज। प्रशांत ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन कोयल ना तो उसकी बात सुनना चाहती थी और ना ही उसे इस बात की चिंता थी कि कौन उसे देख रहा था और कौन नहीं। वो तो बस गुस्से में उबलती हुई चाय जैसी नजर आ रही थी। इधर प्रशांत भी बिना कपड़ों के ही बाहर भागा भागा आ गया था। उसने सिर्फ लाल रंग का एक कच्छा पहना हुआ था और उसके ऊपर उसका मोटा सा पेट थुल थुल हिल रहा था। प्रशांत, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, झूठे हो। तुम्हारे परिवार ने मेरी हेल्प नहीं की, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कोयल ने कहा। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी प्रशांत की गर्दन पकड़कर उसे खिड़की के नीचे फेंक दे, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को काबू में रखा था। अरे कैसी बात कर रही हो कोयल, तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। अच्छा तुम ही बताओ कि अगर मैंने या मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद नहीं की है तो फिर किसने की है? मेरे अलावा कौन है जो इस काम को कर सकता है, बताओ।